Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम देखेंगे मेंडल्स ने इनहेरिटेंस के लिए कौन से लॉज पेश किए। सबसे पहले मेंडल कौन था? ग्रीगर मेंडल एक प्राइस था जो कि ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। ग्रीगर मेंडल ने जेनेटिक्स के बहुत से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डेवलप किए। मेंडल ने ये प्रपोज किया कि ऑर्गेनिज़म्स के अंदर स्पेशल किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो कि उन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को यानी कि क्वालिटीज़ के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इन ट्रेड्स की ट्रांसमिशन जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये जो ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ये जो फैक्टर्स स्पेशल फैक्टर्स इस ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ग्रीगर मेंडल ने इन स्पेशल फैक्टर्स को जीन्स का नाम दिया। मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पिसम सेटिवम, को सिलेक्ट किया, और मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल ने अपने राइटिंग्स में रीज़न्स बताई कि उसने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। मेंडल ने ये आर्ग्यू किया कि ऑर्गेनिज़म्स के जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए जिस भी ऑर्गेनिज़म्स को हम सेलेक्ट करते हैं उसमें कुछ खूबियाँ होनी चाहिए, और ये जो खूबियाँ थी ये पी प्लांट में मौजूद थी, इसलिए ग्रीगर मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया। तो वो खूबियाँ कौन कौन सी थी? सबसे पहली खूबी जो कि पी प्लांट में थी कि पी प्लांट के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स, क्या नंबर ऑफ़ डिफरेंट ट्रेड्स पाए जाते हैं, यानी कि पी प्लांट के अंदर सिर्फ एक ट्रेड नहीं पाया जाता, यानी कि सिर्फ एक खूबी नहीं पाई जाती, बल्कि इसमें डिफरेंट ट्रेड्स पाए जाते हैं। यानी कि उसमें सीड की शेप भी होती है, सीड का कलर भी होता है, फ्लावर कलर होता है, पोड शेप, पोड कलर, तो इस तरह से नंबर ऑफ़ डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो पी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंड रीज़न पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया गया? सेकेंड रीज़न ये है कि वो ऑर्गेनिज़म्स जिनके अंदर डिफरेंट ट्रेड्स पाए जाएं, यानी कि ऑपोजिट स्टेट पाए जाए। जैसे अगर हम हाइट की बात करें तो उसमें दो तरह की फिनोटाइप्स होनी चाहिए, या तो वो प्लांट टाल भी होना चाहिए और प्लांट जो है वो ड्वार्फ भी होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होने चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पी प्लांट के अंदर मौजूद थे, इसलिए ग्रीगर मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। थर्ड रीज़न ये है कि कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज़म जिसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग होना चाहिए। सेल्फ फर्टिलाइजिंग का मतलब ये है कि उसमें वो अपनी फर्टिलाइजेशन खुद कर सके, लेकिन उसमें जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो भी उसमें पॉसिबल होनी चाहिए, यानी दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होनी चाहिए और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होनी चाहिए। लास्ट रीज़न उसने क्यों सिलेक्ट किया? लास्ट रीज़न ये है कि ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट और फास्ट होना चाहिए, यानी छोटा भी होना चाहिए और तेज़ भी होना चाहिए। तो पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो छोटा होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये वो रीज़न्स थी जिन रीज़न्स की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। ये वो सारी फीचर्स हैं जो कि पी प्लांट में पाए जाते हैं। पी प्लांट के जो नॉर्मली जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ये है कि उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, या फिर उसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो ऐसे पोलिनेशन को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन, अगर हम बात करें क्रॉस पोलिनेशन की, तो क्रॉस पोलिनेशन तब होती है जब हम पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लांट के फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में। पी प्लांट में जितने भी ट्रेड्स स्टडी किए गए उसमें दो तरह की डिस्टेंट फॉर्म्स थी, यानी कि अगर सीड शेप की बात करें तो एक राउंड था, दूसरा रिंकल्ड था। इसी तरह से सीड कलर की बात करें तो एक येलो था तो दूसरा ग्रीन था, यानी दो तरह की डिस्टिंक्ट फॉर्म्स थी पी प्लांट के अंदर। मेंडल्स ने अपने सक्सेस में जब सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसने जो उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक जो बिल्कुल सही ऑर्गेनिज़म था उसको सिलेक्ट किया। ना सिर्फ बल्कि सही ऑर्गेनिज़म को सिलेक्ट किया, बल्कि उसने जो रिज़ल्ट उसको हासिल हुआ उसको एनालाइज़ किया बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी रेशोज़ की बेस पे उसको एनालाइज़ किया।
मेंडल्स लाज ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स ने इनहेरिटेंस में सबसे पहले सीड की शेप को स्टडी किया। इस पर्पस के लिए मेंडल्स ने क्या किया, दो प्लांट्स जिसमें दो तरह के कॉन्स्टार्टिंग ट्रेड्स से यानी कि सीड शेप, उनको आपस में उनका क्रॉस करवाया। यानी कि एक सीड शेप थी राउंड और दूसरी सीड शेप थी रिंकल्ड, इनका आपस में क्रॉस करवाया। तो कोई भी ऐसा क्रॉस जिसमें आप एक टाइम में सिर्फ एक ही ट्रेड को स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट को क्रॉस करवाया एक ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड्स के साथ। तो एज अ रिज़ल्ट नेक्स्ट जनरेशन में जो सीड्स हासिल हुए वो सारे क्या थे, राउंड थे। तो मेंडल ने डिक्लेयर किया कि जो राउंड सीड्स हैं वो डोमिनेंट हैं क्योंकि वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, लेकिन रिंकल्ड सीड्स क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में हासिल नहीं हुए, इसलिए रिंकल्ड सीड्स रिसेसिव हैं, वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकते। इसके बाद मेंटल्स ने क्या किया, इन्हीं सीड्स को प्लांट किया और जो न्यू प्लांट्स थे उनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। यानी फिर सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब है कि ये जो राउंड सीड्स थे इनका आपस में ही क्रॉस करवाया। और जब उसने राउंड सीड्स का आपस में ही क्रॉस करवाया तो एज अ रिज़ल्ट मेंडल को 7,324 सीड्स हासिल हुए, जिसमें से 5,474 सीड जो है वो राउंड थे और 1,850 सीड जो है वो रिंकल्ड थे। यानी कि मेंडल को जो रेशो हासिल हुई है वो है 3:1। 3:1 का मतलब है कि राउंड सीड्स ज़्यादा थे और रिंकल्ड सीड्स कम थे, तो इससे जो रेशो हासिल हुई है वो 3:1 थी। पेरेंटल जनरेशन को हम हमेशा P1 से शो करते हैं और ऑफस्प्रिंग्स जो P1 जनरेशन के जो हमें हासिल होती है उसको हम शो करते हैं F1 से। F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल। फिर जब हम F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन हमें हासिल होती है उसको हम कहते हैं F2। F2 का मतलब है सेकेंड फीलियल। इसी तरह से मेंडल्स ने एक और क्रॉस करवाया। इस क्रॉस में मेंडल्स ने ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट्स का क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स के साथ। तो इस क्रॉस के रिज़ल्ट में जो F1 जनरेशन हासिल हुई उसमें जो सारे प्लांट्स थे वो टाल थे। इसका मतलब ये है कि टालनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है क्योंकि वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, लेकिन जो ड्वार्फनेस है वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है, इसलिए वो रिसेसिव ट्रेट है। जब मेंडल ने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाया, यानी कि टाल प्लांट्स के साथ ही जब दोबारा से उनका क्रॉस करवाया, तो मेंडल को जो रेशो हासिल हुई वो थी 3:1। यानी कि उसमें ज़्यादा परसेंटेज टाल प्लांट्स की थी और कम परसेंटेज ड्वार्फ प्लांट्स की थी, तो इसमें रेशो जो थी वो 3:1 थी। मेंडल्स ने इन एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया कि जो ट्रेड्स हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर सेपरेट फैक्टर्स यानी कि सेपरेट जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, यानी कि एक जीन नहीं होती बल्कि दो जीन्स होती हैं पेयर की फॉर्म में। तो जब गेमीट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है तो ये जो जीन्स हैं जो कि पेयर की फॉर्म में होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अलग होके हर गेमीट के अंदर एक जीन जाती है। तो जब मेल और फीमेल पेरेंट्स के जो गेमीट्स हैं जब उनमें यूनाइट करते हैं, वो फ्यूज़ करते हैं, तो मेल की जीन और फीमेल की जीन दोनों मिल के एक जीन का पेयर बना देते हैं। तो इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद मेंडल्स ने दो तरह के ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी किया। तो जब हम किसी एक क्रॉस में दो ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या किया, सीड्स के दो ट्रेड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो दो ट्रेड्स कौन से थे, शेप थी और दूसरा ट्रेड था कलर। मेंडल्स ने राउंड सीड्स जिसको हम कैपिटल R से शो कर रहे होते हैं और जो कि राउंड सीड्स होती हैं वो हमेशा डोमिनेट होती है रिंकल्ड सीड्स के ऊपर। रिंकल्ड सीड्स को हम स्मॉल R से शो करते हैं। इसी तरह से मेंडल ने दूसरा चीज़ जो स्टडी की वो थे कलर। तो सीड्स में जो येलो कलर है उसको हम कैपिटल Y से शो करते हैं और जो येलो कलर है वो हमेशा डोमिनेट होता है, और ग्रीन कलर जो सीड्स का होता है उसको हम स्मॉल y से शो करते हैं और जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव होता है।
तो मेंडल ने क्या किया था, एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जिसमें राउंड येलो सीड्स थे उनका क्रॉस करवाया विद अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जिसमें रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे। तो एज अ रिज़ल्ट जो F1 जनरेशन में जो सीड्स हासिल हुए वो सारे थे राउंड येलो। पुनेट्स केयर, मेंडल ने जो F1 सीड्स जो हमें हासिल हुए थे ऑल राउंड येलो, उन सीड्स को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, यानी कि उन सीड्स का आपस में क्रॉस करवाया। तो जब इनका आपस में क्रॉस करवाया तो इससे 4 तरह की फिनोटाइप्स हासिल हुई। 4 तरह की फिनोटाइप्स कौन सी थी, इनमें से यानी कि 4 तरह की सीड्स हासिल हुए। 315 जो सीड्स थे वो राउंड येलो सीड्स थे। इसी तरह से 108 राउंड ग्रीन सीड्स थे, 101 रिंकल्ड येलो सीड्स थे और 32 रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे। यानी कि इस तरह से जो फिनोटाइप की जो रेशो थी हमारे पास जो आई है वो है थी 9:3:3:1। मेंडल्स ने एक्सप्लेन किया कि जब हम कोई से दो ट्रेड्स जैसे कि सीड शेप और सीड कलर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। यानी कि जो अगर हम बात करें शेप की, तो जिसमें कैपिटल आर से शो किया होता है राउंड को और स्मॉल आर से शो किया होता है रिंकल्ड को, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही होती हैं। इसी तरह से कलर की बात करें तो येलो कलर जिसको हम कैपिटल वाई से शो करते हैं और ग्रीन कलर जिसको स्मॉल वाई से शो कर रहे होते हैं, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की अलीज भी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही होती है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। अपने मेंडल्स ने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया कि जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं जो कि हम इनहेरिट करते हैं वो एक दूसरे की इंडिपेंडेंटली इनहेरिट कर रहे होते हैं, यानी उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। इस प्रिंसिपल को मेंडल्स ने नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर segregate mean get separated and distributed to gametes independently from the alleles of the other gene pairs. I hope students you have gained the concept of Mendel's laws of inheritance, Mendel's laws of segregation and Mendel's laws of independent assortment. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.